How did you think you're going to make a place for yourself and nudge them off? I think you've got to be very delusional. दोस्तों, इंडियन बियर मार्केट का एक ही बादशाह हुआ करता था। इस ब्रांड का नाम था किंग फिशर। Nothing else comes close. Kingfisher is a class apart. देश में शराब और बियर का 50% से ज्यादा बाजार विजय माल्या के ही कब्जे। It's truly global. It is now sold in 55 countries across the globe. अगर आप 2015 के मार्केट को देखो तो टॉप पे था यूनाइटेड ब्रूवरीज विद रेवेन्यू ऑफ 4,692 करोड़। सैप मिलर इंडिया का रेवेन्यू था 2,100 करोड़ और बाकी सारे प्लेयर्स किंगफिशर के नजदीक भी नहीं थे। लेकिन फिर 2015 में आया मार्केट में एक ऐसा तूफान जिसने किंगफिशर की मोनोपोली को चैलेंज किया। इस तूफान का नाम था बीरा। This is called Bira 91. Bira 91 is the first global craft beer. Favorite drink? No doubt. Bira 91 Blonde Summer Lager. He turned a cool idea into the hottest thing in a tough and crowded space. I always say consumers love Bira 91, right? And millennials, the young consumers have fallen in love with the brand. From their first brewery in Belgium in 2015 to now, this journey and growth has been nothing short of spectacular. अपने ब्रांडिंग, टेस्ट और फ्लेवर्स के दम पर बीरा ने 800 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया और धीरे धीरे किंगफिशर की मोनोपोली को धक्का लगने लगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिस ब्रांड को हम फ्यूचर ऑफ बियर मान रहे थे, आज वही ब्रांड 749 करोड़ के भारी लॉस में है। कई लोकेशंस पर स्टॉक आउट हो चुका है, सप्लाई चेन टूट रही है और बीरा आज खतरे में है। Craft beer startup Bira 91 is in the middle of a serious corporate and financial storm. B9 Beverages reported staggering losses. Adding to the gravity of the situation, employees allege that B9 Beverages has liabilities of around 1,400 to 1,500 crore rupees, including 950 crore rupees in debt and 150 crore in unpaid statutory dues. तो सवाल यह है कि इंडियन बियर मार्केट में टिकना इतना मुश्किल क्यों है? किंगफिशर जैसी कंपनी को बीरा जैसी एक नई कंपनी ने टक्कर कैसे दिया? एक बढ़िया प्रोडक्ट, टेस्ट और पॉपुलैरिटी के बावजूद भी बीरा आज खतरे में क्यों है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, बीरा की गलतियों से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक बिजनेस केस स्टडी है और इस वीडियो को दारू पीने का बहाना मत बनाना। अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस सीखना चाहते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कमर्शियल बियर और क्राफ्ट बियर में क्या फर्क है। इसको 2 पॉइंट्स में समझते हैं। दोस्तों, बियर का मेन इंग्रेडिएंट होता है मॉल्ट, जो काफी महंगा होता है। तो कमर्शियल बियर कंपनीज 100% मॉल्ट यूज करने के बजाय उसमें राइस या मेज मिला देते हैं। इससे बियर की कॉस्ट कम हो जाती है और बियर ज्यादा अफोर्डेबल हो जाती है। अब दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन। दोस्तों, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कंसिस्टेंसी। आप किंगफिशर की बॉटल कश्मीर में खोलो या कन्याकुमारी में, उसका टेस्ट 100% सेम होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन कमर्शियल बियर में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन क्राफ्ट बियर बनाना एक आर्टिस्टिक काम है। तो जहां कमर्शियल बियर कंपनीज कॉस्ट बचाने के लिए राइस या मेज मिलाते हैं, क्राफ्ट ब्रूअर्स कहते हैं कि भाई हम कॉस्ट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ दुनिया को वर्ल्ड क्लास बियर टेस्ट कराएंगे। तो ये लोग ज्यादातर 100% मॉल्ट यूज करते हैं और बियर में अलग अलग फ्लेवर्स लाने के लिए कभी ऑरेंज पील्स, कभी कोरिएंडर, कभी कॉफी या कभी चॉकलेट जैसे इंग्रेडिएंट्स डालकर बियर को एक अलग टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। और क्राफ्ट ब्रूअर्स राइस यूज करते हैं सिर्फ टेस्ट के लिए, ना कि कॉस्ट बचाने के लिए। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कमर्शियल एंड क्राफ्ट बियर। नाउ किंगफिशर एंड हेवर्ड्स आर कमर्शियल बियर्स एंड बीरा इज अ क्राफ्ट बियर। इफ दिस इज क्लियर, चलिए समझते हैं बीरा की कहानी। दोस्तों, 2015 से पहले इंडियन बियर कंपनीज सिर्फ मेन को टारगेट करते थे और मार्केट का ये मानना था कि बियर कड़वी और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन बीरा 91 ने मार्केट में आकर 3 चीजें पूरी तरह से बदल दी। पहला था टेस्ट। बीरा ने पहली बार इंडियन यूथ को व्हीट बियर का टेस्ट दिया। तो जहां बाकी कमर्शियल बियर्स हाईली कार्बोनेटेड और कड़वी हुआ करती थी, बीरा लेकर आया बीरा व्हाइट, जिसकी कड़वाहट बहुत ज्यादा कम थी और इसके साथ साथ बीरा व्हाइट में सिट्रस और कोरिएंडर के नोट्स थे।
उसी तरह स्ट्रॉन्ग बियर्स अक्सर गले में लगते थे, लेकिन बीरा लेकर आया बीरा बूम, जिसमें कैरामल का एक हल्का सा नोट था जो हाई अल्कोहल की कड़वाहट को छुपा लेता था। इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग होकर भी एक स्मूथ बियर थी। तो जो लोग बियर की कड़वाहट से नफरत करते थे, उन्हें बीरा का ये टेस्ट इतना रिफ्रेशिंग लगा कि लोग बीरा के फैन बन गए। इसी तरह बीरा ने अपने प्रोडक्ट्स में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ नए फ्लेवर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किए। बीरा का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था पैकेजिंग। दोस्तों 2015 में बियर के बॉटल्स एकदम डार्क ब्राउन या डार्क ग्रीन पैकेजिंग में आते थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर बियर पर सनलाइट लग जाए तो बियर खराब हो जाती थी। लेकिन बीरा ने इतनी बढ़िया पैकेजिंग करी कि लोग देखते रह गए। इनफैक्ट शेल्फ में भी बीरा के प्रोडक्ट्स इतने उठकर दिखते थे कि आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी आर्टिस्ट ने कैन बनाया हो। और यहीं पर किक इन होती है ब्रांड पैकेज। दोस्तों जितने भी पुराने ब्रांड्स हैं वो यंग लोगों को अपील इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यंग लोगों को लगता है कि ये हमारे पापा के जमाने का ब्रांड है। जैसे जितने भी सारे सूटकेस ब्रांड्स हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि ये अंकल लोगों का ब्रांड है। तो हमने क्या किया, हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गए मोकोबोरा और आइकॉन जैसे ब्रांड्स पर, जो सेम सूटकेसेस को कूल तरीके से बनाने लगे। और इस केस में बाकी कमर्शियल बियर्स का इतना ब्रांड बैगेज था कि बीरा एक रिफ्रेशिंग, ऑलमोस्ट एक फैशन स्टेटमेंट बन चुका था। और इसके बाद बीरा का तीसरा मास्टर स्ट्रोक था मार्केट पोजीशनिंग। दोस्तों तभी मार्केट में दो ही ऑप्शंस थे, या तो आप 100 to 200 रुपीस के बीच की स्टैंडर्ड कमर्शियल बियर पी लो, या फिर आप 350 to 400 रुपीस की इंटरनेशनल इंपोर्टेड क्राफ्ट बियर पियो। तो मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप खाली पड़ा था और बीरा ने इस गैप को देखा और कहा कि हम इंडिया को इंपोर्टेड बियर्स का टेस्ट भी देंगे और कम प्राइस में भी देंगे। उन्होंने अपनी प्राइसिंग रखी 180 to 220 रुपीस के रेंज में। सो इट वाज सो परफेक्ट दैट बीरा 0 से 800 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंच पाया। तो जब मार्केट में प्रोडक्ट अच्छा था, कस्टमर्स फैन थे, मार्केट पोजीशनिंग परफेक्ट थी, तो गलत क्या हो सकता था? दोस्तों बीरा के बिजनेस मॉडल में 4 बड़े स्ट्रक्चरल फ्लॉज थे। पहला था द मैन्युफैक्चरिंग ट्रैप। बीरा जब ग्रो करने लगी तो टीम को लगा कि उनकी डिमांड आसमान छू लेगी, इसीलिए उन्होंने पूरे देश में ब्रूवरीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। प्रॉब्लम यह था कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स्ड कॉस्ट मॉडल पर साइन हुए थे। मतलब अगर आपने 1 लाख केसेस का कमिटमेंट दे दिया है तो चाहे आप 10,000 केसेस बनवाओ या 1 लाख केसेस, आपको 1 लाख के पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अब अगर डिमांड उतनी होती तो बीरा आज मार्केट में डोमिनेट करता, लेकिन प्रॉब्लम यह था कि डिमांड उतनी आई नहीं। इनफैक्ट बीरा के फैक्ट्रीज की यूटिलाइजेशन सिर्फ 20 से 25% की थी, बट फिक्स्ड कॉस्ट मॉडल की वजह से उन्हें 100% पेमेंट करनी पड़ी। बीरा का दूसरा प्रॉब्लम था ग्लोबल एम्बिशन ट्रैप। बीरा की टीम ने इंडिया जीतने से पहले ही ग्लोबल ब्रांड बनने का सपना देख लिया। तो 2017-18 में ही उन्होंने यूएस, यूके, बेल्जियम और वियतनाम में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। वहां टीम्स हायर करी, वहां मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करी और पैसा बर्न करने लगे। उनकी तीसरी गलती थी मास मार्केट एंट्री। बीरा शुरू हुई थी एक क्राफ्ट बियर ब्रांड की तरह, प्रीमियम, नीश और महंगी। यहाँ मार्जिन्स अच्छे होते थे और कंपटीशन कम। लेकिन फिर उन्हें लगा कि हमने किंगफिशर और कार्लसबर्ग से टक्कर लेना चाहिए, और ये कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। क्यों? क्योंकि मास मार्केट में मार्जिन्स बहुत बहुत कम होते हैं और खेल सिर्फ वॉल्यूम का होता है, और जब तक आपके पास वॉल्यूम ना हो तब तक आपके पास प्रॉफिट नहीं आएगा। और किंगफिशर के पास पूरे देश का डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारा पैसा और 40 साल का तजुर्बा था, जिससे उन्हें यह पता था कि बियर कहां, क्यों और कितनी बिकती है। और बीरा एक छोटी कंपनी होकर इन जायंट से भिड़ गई और बदले में प्रीमियम स्टेटस खो बैठी। ये थी बीरा की तीसरी गलती। एंड लास्टली बीरा की टीम पानी की तरह पैसा बहाने लगी। तो बीरा ने बड़े बड़े कॉलेजेस और एमएनसी से लोगों को हाई सैलरीज पर हायर किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स को 2 पे 1 फ्री स्कीम्स पे अपने प्रोडक्ट्स बांटने लगे, और खराब प्लानिंग की वजह से पीक समर सीजन आते आते बीरा एक कैश क्रंच में फंसने लगी। एंड लास्टली बीरा के डाउनफॉल का आखिरी प्रॉब्लम था नेम चेंज। दोस्तों फंडिंग के चक्कर में देखते ही देखते बीरा के शेयर होल्डर्स का काउंट 200 के ऊपर चला गया, और इंडियन कंपनीज एक्ट ये कहती है कि अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो आपके पास मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही बीरा ने ये नंबर क्रॉस किया, उन्हें B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से अपना नाम चेंज करके करना पड़ा B9 बेवरेजेस लिमिटेड। अब आप सोचोगे कि भाई सिर्फ एक प्राइवेट वर्ड ही तो हटा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोस्तों नॉर्मल बिजनेस में इससे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिकर बिजनेस में ये होती है तबाही का कारण।
इंडिया में अल्कोहल एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब हर स्टेट का अपना अलग एक्साइज लॉ, अलग पेपर वर्क, यहाँ तक कि अलग टैक्सेस भी होते हैं। तो नेमचेन से बीरा को 27 अलग अलग स्टेट्स में फिर से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ा। सारे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस कैंसिल और रीअप्लाई हुए और सारे होलसेल परमिट्स इनवैलिड हो गए और इन सब प्रोसेसेस को ठीक करने में उन्हें 6 महीने लग गए। एंड द वर्स्ट पार्ट, ये सब तब हुआ जब इंडिया में समर सीजन शुरू हुआ। एंड एज वी ऑल नो, बियर और आइसक्रीम दोनों प्रोडक्ट्स का सबसे ज्यादा सेल समर सीजन में ही होता है और इस प्रॉब्लम की वजह से FY24 में बीरा के सेल्स 20% से गिर गए, नेट लॉसेस 749 करोड़ तक पहुंच गए और बीरा एक डेथ स्पाइरल में फंसने लगी। अब बस होप ये है कि बीरा एक कमबैक कर पाए। और अंकुर जैन, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई प्रे दैट यू मेक एन इनक्रेडिबल कमबैक। एंड ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन के अलावा अगर आपकी आवाज़ आप अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। और दोस्तों, इस कहानी से हम 3 बड़े लेसन सीख सकते हैं। लेसन नंबर 1, नेल इट बिफोर यू स्केल इट। पहले अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करो और फिर एक्सपेंशन के बारे में सोचो। लेसन नंबर 2, रेवेन्यू ग्रोथ इज गुड बट प्रॉफिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो चाहे आपका बिजनेस कितना भी छोटा बड़ा हो, अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर प्रोडक्ट प्लेस और प्रमोशन के बाद भी अगर आपने अपने ऑपरेशंस को एफिशिएंट नहीं बनाया तो चाहे आपका प्रोडक्ट आईफोन हो या बियर, आपने फेल होना ही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस केस स्टडीज के बारे में सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।